हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है एसएससी सीजीएल 26, सीएचएसएल 26, एमटीएस 26 एग्जाम्स के लिए। मैंने खुद ने सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस तीनों एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है। सीजीएल में मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ है क्योंकि बिकॉज ऑफ रिजल्ट के डिले होने की वजह से। एंड सीजीएल में मेरा जो पहला सिलेक्शन था वो पहले ही अटेम्प्ट में हुआ है। तो ये वीडियो मेरे द्वारा है जिसने खुद ने सीजीएल एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में करेक्ट किया एंड देन उसके बाद 2 बार सिलेक्शन लिया, बैक टू बैक अलग अलग एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया। इसका मतलब है कि कोई बंदा जो आपको बता रहा है वो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा है जिसके जरिए आप भी पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सके। सारी चीजें मैंने तैयार की है, आप देख सकते हैं कि चाहे वो टीचर्स को लेकर हो या फिर कट ऑफ को लेकर हो, एग्जाम पैटर्न को लेकर हो, पोस्ट को लेकर हो, कहाँ से पढ़ना है, फ्री रिसोर्सेज, पेड रिसोर्सेज, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के जितनी भी चीजें हो सकती है ना एक चीज को लेकर, जितना भी आप सोच सकते हो, जितने भी डाउट आपके दिमाग में हो सकते हैं, सारी चीजों के आपको सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखना एंड आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप सीजीएल एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं इसी साल, या सीएचएसएल एग्जाम आपका टारगेट है, या एमटीएस एग्जाम टारगेट है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अंत तक जरूर देखना। जितने भी भाई बहन दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल एग्जाम की, सीएचएसएल एग्जाम की, 2026 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी एक ऐसी चीज जानने को मिले, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जानने को मिले, एक ऐसी जेन्युइन स्ट्रेटेजी जानने को मिले जिसको फॉलो करके वो 100% सिलेक्शन ले सके। देखिए, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं ना तो सिलेक्शन कहीं नहीं बैठा, सिलेक्शन जरूर होगा। अभी बहुत सारी कमियां चल रही है एसएससी एग्जाम्स में, मानता हूं, बट वो भी कमियां एक ना एक दिन दूर हो जाएगी और सब कुछ अच्छा भी होगा। सो तैयारी हमें किस तरीके से करनी है उसको लेकर ये वीडियो है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये वीडियो जल्द से जल्द लाया जाए। थोड़ा डिले हो गया बट चलिए आज हम बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने 12th पास की है या आपने ग्रेजुएशन पास की है, ये वीडियो से आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा कि एसएससी एग्जाम्स में क्या क्या होता है, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे एग्जाम होता है, कैसे तैयारी करनी होती है। सबसे पहले स्टार्ट करूं कि ए जर्नी टू सक्सेस। देखो, आज आप जीरो हो, आज आपकी सैलरी जीरो है, आज आपकी हो सकता है रेपुटेशन आपको लगता हो कि जीरो है, घर में सबकी होती है बट मान लो लगता है, तो वो आपको सक्सेस तक वहां तक पहुंचाएगी। मतलब आप स्टार्ट अगर यहाँ से कर रहे हैं तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। ये वाली जो बदलाव है वो ये एग्जाम आपको दे सकती है। जीरो सैलरी से 90,000, 80,000, 70,000 सैलरी तक ये जॉब आपको पहुंचा सकती है। बहुत सारी पोस्ट होती है, आपकी ड्रीम पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकती है, ड्रीम पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर हो सकती है, एएसओ इन सीएसएस हो सकती है, एएसओ इन अमीए हो सकती है, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो सकती है, एग्जामिनर हो सकती है, और भी बहुत सारी पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल एग्जाम में। सीएचएसएल एग्जाम के थ्रू आप एलडीसी बन सकते हैं, डीओ बन सकते हैं, एमटीएस बन सकते हैं आप एसएससी एमटीएस एग्जाम के थ्रू। सो बहुत सारी आपके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटी रहती है, आप में से आपकी इनमें से कोई भी ड्रीम पोस्ट हो सकती है। तो आज ये वीडियो सुनिएगा और इन ड्रीम पोस्ट तक कैसे पहुंच सकते हो वो जानिएगा। सो 5 रूल है, मतलब जब भी आप सक्सेस की बात करते हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा, उसके लिए 5 चीजें बहुत जरूरी होती है। और वो 5 चीजें हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब है कि एक रूटीन आपने फिक्स कर लिया कि मुझे डेली 5 घंटा पढ़ना है, डेली 7 घंटा पढ़ना है, डेली 8 घंटा पढ़ना है, तो इस तरीके से पढ़ना है। 2 घंटा मैथ्स, 1 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा जीके, इस तरीके से पढ़ना है। मतलब डिसिप्लिन में रहना है, डेली इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है और डिसिप्लिन में रहते हुए कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट मतलब जो रूटीन फिक्स किया उसको डेली रिपीट करना है। ऐसा ना हो कि आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, अगले दिन नहीं किया। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो, उसको रिवाइज करो बार बार, ताकि भूलो नहीं, वरना वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाता है। और इन सब के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है वो है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, कि जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं उसके जरिए ही मैं अपने मंजिल तक पहुंच सकता हूं, यहां से यहां तक का सफर तय कर सकता हूं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉजिटिव आप रहिए, और ये 4-5 अगर मिल गए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए, इस वीडियो में जितनी भी जरूरी चीजें हैं एसएससी एग्जाम को लेकर, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, टारगेट स्कोर हो, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी हो, बेस्ट यूट्यूब टीचर्स बुक्स हो या रिवीजन स्ट्रेटेजी हो, मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी हो, अप्रोच और माइंडसेट कैसा रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन और ड्यूरिंग एग्जाम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जितनी भी इंपॉर्टेंट टिप्स है मेरी जर्नी से, जो मैंने 5+ गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए उस जर्नी से, वो भी आपको बताऊंगा। और जितने भी अलग डाउट आपके हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनर मोटिवेशन हो सकता है, या बहुत सारी और चीजें हो सकती है, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले रहेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है एसएससी सीजीएल एग्जाम में, एग्जाम कितने होते हैं, कैसे होते हैं। फास्ट मोड में एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले टियर 1 एग्जाम होता है जो कि क्वालिफाइंग है, मतलब केवल आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। सो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है और 60 मिनट में आपको ये करना होता है। 60 मिनट में करोगे 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। 25-25 क्वेश्चन आते हैं चारों सब्जेक्ट से। 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? रीजनिंग है, जीके है, मैथ्स है और इंग्लिश है। चारों सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का पेपर होगा। और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1/4 मार्क्स कटेगा। इसकी कट ऑफ कितनी रहती है, एक एस्टीमेट आपको मैं दे देता हूं। जब तक टीसीएस पैटर्न था, मतलब टीसीएस एग्जाम कराता था, तब तक इसकी जो कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 150, 140 से 150 के बीच में रहती थी।
बट अब क्योंकि नया पैटर्न अगर आप देखोगे एडुकेटी एग्जाम करा रहा है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप टारगेट स्कोर मैं बताऊं एडुकेटी के नए पैटर्न के हिसाब से, तो मिनिमम आपके जो कट ऑफ जाएगी वो 130 के आसपास ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और अगर आपका टारगेट स्कोर कितना रहना चाहिए उसकी बात करूं तो 150 प्लस आपको टारगेट करना चाहिए कि आप इस एग्जाम में 150 प्लस स्कोर कर पाओ। 150 प्लस करोगे आप कंपटीशन में बहुत आगे रहोगे, और ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि जो नए एग्जाम्स, नए पैटर्न के एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं हर मॉक में 150 प्लस तक पहुंच जाऊं। और ये कैसे पहुंचोगे वो हम बात करेंगे इस वीडियो में, बट टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि मैं इतना स्कोर करूं, रो स्कोर, एंड देन नॉर्मलाइज होकर भाई स्कोर मेरा 160 170 तक जाएगा तो मैं बहुत अच्छी तैयारी कर चुका हूंगा। उसके बाद टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे तो टीयर 2 आपका होगा। टीयर 2 में 390 मार्क्स का पेपर होता है, 130 क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं वो देखिएगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, मतलब एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स आपका कटेगा। उसके बाद देखिए वही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, सेशन 1 होता है। देखो 3 पार्ट में ये मेंस का एग्जाम बंटा हुआ होता है। सबसे पहले सेक्शन 1 आप कह सकते हो या सेशन 1 कह सकते हो, उसमें मैथ्स आएगी और रीजनिंग आएगी, दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट में आपको करना होगा। 60 मिनट में 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के करने होंगे, और 60 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 180 मार्क्स का ये सेशन 1 होगा। जैसे ये खत्म होगा इसके जस्ट बाद में स्टार्ट होगा सेशन 1, जो सेशन 2 जो भी 1 घंटे का होगा, और उसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 70 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 210 मार्क्स का ये सेशन 2 होगा। ये खत्म होने के बाद ये स्टार्ट होगा, तो आप स्विच नहीं कर सकते बीच में, पहले ये खत्म होगा उसके बाद ही ये स्टार्ट होगा, और इसमें भी 1 घंटा मिलेगा और इसमें भी 1 घंटा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रीजनिंग का टाइम जीके के लिए डिवोट कर दो, जीके ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका टाइमिंग अलग है इन दोनों की, और इन दोनों की टाइमिंग अलग है। इन दोनों सेशन 1 और सेशन 2 होने के बाद आपका जीके का, कंप्यूटर जीके का पेपर होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 60 मार्क्स का पेपर होगा। 15 मिनट इसके लिए आपको मिलने वाले हैं, किसके लिए, कंप्यूटर नॉलेज के लिए। ध्यान रखिएगा इसमें इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, बट ये भी क्वालिफाइंग है, एक कट ऑफ निकलती है अलग से, वो आपको पास करनी होती है, तो कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जुड़ते हैं इन 4 सब्जेक्ट के, सेशन 1 और सेशन 2 के, उसके बेस पे ही आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है। बट इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है, अगर इसमें क्वालिफाई नहीं करोगे, फेल हो जाओगे, तो फिर आप जो है वो फेल हो जाओगे, मतलब बाहर हो जाओगे लिस्ट से। और ये कंप्यूटर टीयर 1 में नहीं आता, टीयर 2 में ही आता है। उसके बाद बात करें स्पीड टेस्ट होता है आपका, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट कह सकते हो, तो टेस्ट होता है, उसमें आपको स्पीड चाहिए होती है। अगर मैं सीजीएल एग्जाम की बात करूं तो 28 से 30 आप स्पीड मान के चलिए, तो आप आइडियली कितनी स्पीड टारगेट करें, 35 से 40 की स्पीड टारगेट करें। सीएचएसएल एग्जाम में आपको 35 WPM की स्पीड चाहिए होती है, तो ये सीएचएसएल एग्जाम में 35 WPM की, एंड सीजीएल एग्जाम में 28-30 WPM की स्पीड आपको चाहिए, वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। तो प्री होने के बाद भी आप टाइपिंग स्पीड इतनी ला सकते हो। तो टाइपिंग नहीं आ रही प्री में, कंप्यूटर नहीं आ रहा प्री में, ये क्वालिफाइंग है, उसके बाद ये पेपर होगा और इसमें ये सब चीजें आएगी। तो टोटल 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा और 15 मिनट की टाइपिंग एंड 15 मिनट की फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट, तो 2.5 घंटे का टोटल पेपर होता है मेंस के दिन। उसके बाद देखिए सेक्शन 3 इज क्वालिफाइंग, ये जो सेक्शन 3 है कंप्यूटर नॉलेज और डाटा एंट्री स्पीड वाला, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर है, इनमें आपको पास करना होता है जस्ट, ठीक है। और जो टाइपिंग स्पीड टेस्ट है इसमें नॉर्मली 2000 की डिप्रेशन आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं वहां पे कि 2000 वर्ड की डिप्रेशन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम की टू सक्सेस की बात कर रहे हैं उसका पहला ध्येय क्या है। की टू सक्सेस मतलब कि कैसे इस जर्नी में हम अपने आप को इंग्रोज रखें कि सफलता तक ही पहुंचे। तो सबसे पहला है पर्पजफुल। देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पज क्या है। आपका पर्पज है कि सीजीएल एग्जाम क्रैक करना है। अब उसके बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, उसके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे नहीं यार सीजीएल में कहाँ कर रहा है, अरे स्टेट जॉब कर ले, अरे तेरे से नहीं हो पाएगा, अरे इसमें बहुत कॉम्पिटिशन है, अरे इसमें बहुत कट ऑफ जाती है। इन सबको अलग रखते हुए अपने आप पे विश्वास रखते हुए कि मैं करके दिखाऊंगा, है ना। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना हर साल, मैंने भी, जैसे मैंने सिलेक्शन लिया, पहले टाइम में सिलेक्शन लिया, तो मैं कोई अलग से थोड़ा ना आया हूं। तो पढ़ने से सब कुछ होता है कि हमें पता होना चाहिए, और मैंने गोल बना लिया, गोल ओरिएंटेड मुझे रहना है। अगर गोल बना लिया है तो एम्बिशियस रहना है कि मैं करके दिखाऊंगा और देखते हैं कैसे नहीं हो पाता, सारों के सामने एग्जाम्पल सेट करूंगा, इस तरह की थिंकिंग रखनी है। डिटरमाइंड रहना है कि मैं मेरे गोल को कंप्लीट पूरा अचीव करके छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फोकस रहना है, डाइवर्ट नहीं होना है अलग अलग लोगों की अलग अलग बातों से, अलग अलग कहानियों से कि देख उसका भी नहीं हुआ था, वो 5 साल से कर रहा है। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी है ना जिन्होंने 6 महीने में क्रैक कर दिया, 1 साल में क्रैक कर दिया, पहले टाइम में क्रैक कर दिया। तो हमें उनको देखना है, ना कि नेगेटिव लोगों को, ठीक है। तो उनकी स्टोरी सुनिए जो सच में आपको मोटिवेट कर सके। नेगेटिव लोगों की, डिप्रेस्ड लोगों की स्टोरियों से दूर रहना, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। तो उसके बाद देखिए अपना टारगेट स्कोर सेट करिए। यहाँ पे 170 340 लिखा है, बट ये पुराना जो टीसीएस का पैटर्न था उसके लिए था। अब मैं अगर बात करूं कि आपका स्कोर कितना आना चाहिए, टारगेट स्कोर कितना रखना है आपको, तो आप एडुकेटी पैटर्न में टारगेट करिए कि 150 आप स्कोर करें, नए पैटर्न में 150। और मेंस में अगर ऐसा ही पेपर आता है, क्योंकि अभी तक मेंस का पेपर हुआ नहीं है नए पैटर्न में, तो अगर ऐसा ही जैसे प्री में एग्जाम हो रहे हैं वैसा ही पेपर आता है, तो हम टारगेट बनाते हैं कि हम 300 से 310 मार्क्स लाएंगे तो हमारा एडुकेटी पैटर्न में अच्छा स्कोर माना जाएगा।
तो ये आपका प्री और मेंस का टारगेट स्कोर रहना चाहिए। इसके बाद बात करिए तो सब्जेक्ट वाइज क्या टारगेट रहना चाहिए। हाँ भाई, मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि अगर हम टारगेट ही 70 का लेके चलेंगे, 80 का लेके चलेंगे तो कैसे उसको अचीव करेंगे। टारगेट रखना है कि मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 हम लाएं। इंग्लिश में 135 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो टारगेट हम ये करेंगे कि मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री में 50-50-50 ये जो लिखा है इसको एक बार छोड़ दीजिए। मैं अगर मेंस की बात करूँ, देखिए तो मेंस में 135 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है। मुझे टारगेट करना है कि मैं 120 प्लस लाऊं। ये पुराने पैटर्न में 130 की बात थी, बट अब आप मान के चलिए कि 120 भी लाते हैं तो अच्छा स्कोर होगा। मैं और रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में भी हमें 90 आउट ऑफ 90 का टारगेट लेके चलना है। जीके में 40 का टारगेट लेके चलना है, विच इज गुड, क्योंकि अभी जो जीके आ रहा है वो रेलिवेंट आ रहा है, थोड़ा डीप नॉलेज में आ रहा है, डीप नॉलेज परखा जा रहा है, ऑप्शंस के साथ खेला जा रहा है। बट जो जीके आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, जो आप अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर कर सकते हो। और इंश्योर करना है फेवरेट पोस्ट को, तो हमें इतना स्कोर करना है। आगे चलिए, देखिए सीजीएल 26 को कैसे हमें टारगेट करना है, कैसे क्रैक करना है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा गोल है ना, कैसे क्रैक करना है उसको लेकर, वो है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस इस तरह से कंप्लीट करना है कि हम साथ के साथ रिवीजन भी करें। देखिए मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा चीजों की, बट अगर मैं ओवरव्यू दूं तो ये है कि सिलेबस कंप्लीट करो, अपने नोट्स बनाओ, जो नोट्स बनाए उनको बार बार रिवाइज करो, उनके क्वेश्चंस लगाओ, और उसके बाद टाइम टाइम पर मॉक टेस्ट दो और उसको एनालिसिस करके देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो। पता चल रहा है आज मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, उसको कैसे इंप्रूव करना है उसकी हम बार बार एनालिसिस करें और उस हिसाब से काम करते रहें, तभी हम अपने एम तक, अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले अब मैं स्टार्ट करता हूं मैथ्स की स्ट्रेटेजी से, देन सब्जेक्ट वाइज हम सारी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। पहला सब्जेक्ट स्टार्ट होता है मैथ्स स्ट्रेटेजी। अब हमें पता है कि मैथ्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का होगा प्री में। तो 50 में से 50 का टारगेट लेके चलते हैं कि प्री में हम लाएंगे, क्योंकि ऐसा भी पेपर नहीं आ रहा कि आप 50 में से 50 ना ला पाए। और अगर आप एज ए बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं, आप 50 में से 50 का टारगेट लेके नहीं चलते हैं, सो इट्स योर फॉल्ट, आपको लेके चलना है, क्योंकि ये अचीवेबल है, ये प्राप्त किया जा सकता है। कितने मिनट में हम मैथ्स को करें प्री में, तो आप मैक्स टू मैक्स 22 मिनट 25 मिनट का टारगेट लेके चलिए। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो स्पीड बढ़ा लेंगे, 17 मिनट 18 मिनट 19 मिनट में भी प्री के इस नए पेपर पैटर्न के पेपर को कर देंगे। बट हमें जो प्री एग्जाम में टाइम निकाल के चलना है वो 22 से 25 मिनट मैथ्स के लिए अलग से निकाल के चलना है। बाकी सब्जेक्ट्स हमारे हो जाए 28 मिनट में, और 22 से 25 मिनट हम दें किसको, मैथ्स पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब देखिए तो अब बात करता हूँ मैथ्स की। सबसे पहले मैथ्स में जैसे मैंने कहा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है अपने पेड बैच से, या फिर यूट्यूब पे अभिनय सर पढ़ाते हैं, आपको गगन प्रताप सर पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं, एंड बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके लिंक हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं। हमारी डेली टारगेट सीरीज चलती रहती है, फ्री में भी और प्राइवेट ग्रुप में भी। तो उस टारगेट सीरीज में आप देखते हैं कि हम आपको सारे लिंक्स कहाँ से आप कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं भेजते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसके थ्रू जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे डाउट दूर हो जाएंगे कि कौन से टीचर से क्या पढ़ना है मैथ्स में। तो मैं बता देता हूँ, अभिनय सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, गगन सर, प्रताप सर हो गए, आभास सर हो गए, बहुत सारे टीचर्स का आपको फ्री पे मिल जाएगा यूट्यूब पे कंटेंट, और आप कंप्लीट मैथ्स फ्री में पढ़ सकते हैं अगर आप पेड बेस नहीं लेना चाहते। अगर पेड बेस लेना चाहते हैं तो आप पवन राव सर का ले सकते हैं, आप आदित्य रंजन सर का ले सकते हैं, आप किसी भी ऐसा टीचर का ले सकते हैं जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच होती है। जो आप फ्री में पढ़ रहे हैं टीचर से क्लास लीजिएगा, डेमो क्लास देखिएगा, एंड आपको लगता है कि ये टीचर का मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है, उसी का पेड कोर्स ले सकते हैं। तो अपना नोट्स बनाने हैं फ्री में, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा है। अभिनय सर की बहुत सारी आपको क्लासेस मिल जाएगी, कंप्लीट आपको क्लासेस मिल जाएगी, पूरा कोर्स आप अभिनय सर से भी कर सकते हैं। तो ये है कि फ्री में भी पढ़ सकते हैं, पेड में भी कोर्स ले सकते हैं, जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग सेट होती है। अब देखिए मेरा भी एक टारगेट ग्रुप चलता है जहाँ पे मैं टारगेट देता रहता हूँ, तो कौन से टीचर से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, वो हमारा टेलीग्राम चैनल पर चलता रहता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, t.ammi SSC ऑलराउंडर, आप @SSC ऑलराउंडर नाम से सर्च करेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल की, तो ज्वाइन हो जाएंगे। और वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, अपडेट्स, कौन सी जॉब्स आ रही है, कितनी आ रही है, कौन सी PDF इंपोर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है, सब आपको शेयर कर दिया जाता है। तो लास्ट में एक सरप्राइज भी रहेगा कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ इस जर्नी में, वो लास्ट में बताऊंगा मैं। अपना कोर्स कंप्लीट करना है, सिलेबस करना है, सिलेबस के साथ साथ अपने नोट्स बनाना, परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज के नोट्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के नोट्स हो। और नोट्स कैसे बनाना है कि थ्योरम भी लिखनी है, उससे रिलेटेड मान लो 10 क्वेश्चन उन्होंने सिमिलर कराए टीचर ने, तो 3-4 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको लिखने हैं नोट्स में, ताकि आपके नोट्स ऐसे रहें कि जब आप एग्जाम टाइम पे उनको रिवाइज करो तो बहुत कम टाइम में रिवाइज हो जाए। तो नोट्स खुद के बनाने हैं, और जब नोट्स बना रहे हो तो उनको रिवाइज करना है। देखो आज मैंने जो पढ़ा है वो मैं कल रिवाइज करूंगा, फिर मैं नई क्लास लूंगा। थर्ड डे जब मैं जा रहा हूँ नई क्लास लेने, तो फर्स्ट एंड सेकंड डे जो पढ़ा है वो रिवाइज करूंगा, फिर थर्ड डे की क्लास लूंगा। फोर्थ डे जा रहा हूँ तो सेकंड एंड थर्ड डे की क्लास रिवाइज करूंगा जो नोट्स बनाए थे उनको, एंड देन फोर्थ डे की नई क्लास के नोट्स बनाऊंगा। और जब वीक में संडे आता है, संडे के दिन केवल मैं रिवाइज करूंगा, कोई नई क्लास नहीं लूंगा।
ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि अगर नोट्स रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप हमेशा पीछे रहोगे। कभी भी, चाहे आप 3 महीने में सिलेबस कर लो, 5 महीने में कर लो, 4 महीने में कर लो, कुछ नहीं होना आपका जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे नोट्स को। तो जो भी नोट्स बना रहे हो उनको रिवाइज जरूर करना है मेरे भाई। अगर ये रिवाइज नहीं किया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। मैं बहुत सारे लोगों को गाइड करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं, मेरे ग्रुप्स में जुड़े हैं, मैं सबको एनालाइज करता हूँ। और सबसे बड़ी कमी रहती है कि नोट्स को रिवाइज नहीं किया। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये दिमाग पर लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, अपने स्टडी टेबल पे लिख लो कि रिवाइज करना है, बार बार करना है। मन नहीं करेगा फिर भी करना है, मन बोल रही है तो ऐसा महसूस करेगा, नींद आने लगेगी फिर भी करना है। तो नोट्स को रिवाइज करना है मेरे भाई। और नोट्स रिवाइज करने के बाद जैसे मान लो परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसके पीवाईक्यूज कर लिए स्टार्ट, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस हो गया तो परसेंटेज के 10 क्वेश्चन करने लग गए, प्रॉफिट एंड लॉस के 30 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए पीवाईक्यूज में कवर करने के लिए पीवाईक्यू बुक से। जब मान लो तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो तीनों के 20-20 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस में। चौथा टॉपिक कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद पहला टॉपिक, क्योंकि परसेंटेज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो बाकी 3 टॉपिकों की प्रैक्टिस करेंगे 20-20 क्वेश्चन करके। तो हमेशा चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी हमें लगाते रहना है और उन्हें मिक्स प्रैक्टिस टाइप में रखना है कि जो टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं हम उनकी भी साथ के साथ रख रहे हैं और बीच बीच में हम उनके पीवाईक्यूज लगाते जा रहे हैं, ताकि कभी भी हम किसी भी टॉपिक को भूलेंगे नहीं। और जो टॉपिक कंप्लीट भी कर रहे हैं उसके टाइम टाइम पर रिवीजन भी कर रहे हैं, तो हमें रिवीजन भी करना है, पीवाईक्यूज भी करना है, पीवाईक्यूज में मिक्स प्रैक्टिस करनी है। और टॉपिक्स को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनकी प्रैक्टिस हमारे साथ रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि रिवीजन नहीं, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, पीवाईक्यूज तो बाद में कर लूंगा, पहले सिलेबस कर लेता हूँ, रिवाइज करता रहता हूँ, बाद में पीवाईक्यू कर लूंगा। देखिए सबसे बड़ी गलती आप देखते हो ना, बहुत सारे एग्जाम्पल 5 साल लग गया, 3 साल लग गया, वो यही होती है कि पीवाईक्यू बुक को इंपोर्टेंस नहीं दे रहे, वो नोट्स को इंपोर्टेंस नहीं दे रहे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो नया पैटर्न आ गया पीवाईक्यू को लगाए। अरे भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें करने हैं, किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? बुक से करेंगे। अब बुक में जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं से प्रैक्टिस करेंगे तो मोर बेटर रहेगा ना। तो बुक से ही आपको प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू बुक आपके पास होनी चाहिए, अपने नोट्स को रिवाइज करना है। चैप्टर वाइज टेस्ट बुक पे अवेलेबल होते हैं, सेक्शनल मॉक्स अवेलेबल होते हैं, टेक्स्ट बुक पे, टेस्ट रैंकिंग पे, कई सारे ऐप है। मैं यहाँ पे और भी लिख देता हूँ, होली बोर्ड भी है। तो वहां से आपको सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट टाइम पे लगाते रहना। जब भी लग रहा है कि यार आज बोर्ड नहीं है पढ़ने का, चलो सेक्शनल टेस्ट लगा लेता हूँ मैथ्स का, चलो चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लेता हूँ। तो ये टाइम पे लगाते रहना है। चैप्टर वाइज आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, बट सेक्शनल टेस्ट तब स्टार्ट करना जब आपका सिलेबस 60-70-80% हो चुका हो मैथ्स का, ठीक है। तो उसके बाद देखो स्टार्ट विद अर्थमेटिक। अर्थमेटिक सबसे पहले स्टार्ट करना, उसमें आप फ्रैक्शन से, परसेंटेज से स्टार्ट करोगे, क्योंकि परसेंटेज बेसिक्स है सभी चीजों का। आप नंबर सिस्टम पढ़ो, चाहे आप अलजेब्रा पढ़ो, चाहे एडवांस मैथ भी पढ़ोगे, तो उसमें भी अर्थमेटिक काम आ सकती है, परसेंटेज फ्रैक्शंस काम आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी काम आ सकता है कई सारी चीजों में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करनी है, उसके बाद एडवांस मैथ्स हमें करनी है। तो अर्थमेटिक के परसेंटेज टॉपिक से स्टार्ट करना, आगे मैं बात भी करूंगा उसको लेकर। देखिए विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर। अगर आप डर रहे हो ना, मैथ्स मेरा वीक है, मुझे मैथ्स आता ही नहीं है, क्या करूंगा, मैथ्स मेरा नहीं हो सकता अच्छा, मेरा स्कूल टाइम में भी ऐसा ही था। कोई भी चीज तब तक वीक है जब तक कि आपने उसको अच्छा नहीं किया। जब आप अच्छा कर लोगे अच्छी हो जाएगी। तो विक्ट्री जो है वो डर से आगे ही होती है हमेशा। कभी भी आप डरोगे ना मैथ से तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अपने डर को पीछे छोड़ दो, आपको क्या नहीं आता, क्या आता था, कितना वीक हो, सब भूल जाओ। अब हमें इस साल जो है मैथ्स को इतना अच्छा करना है कि मैं एग्जाम को क्रैक कर पाऊं, इतना ही हमें ध्यान रखना है। तो इसके साथ आगे चलते हैं। देखिए मैथ्स में आपका सिलेबस ये है जो आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। इस सिलेबस में आप देखेंगे नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल कंपाउंडर्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति है, ज्योमेट्री ज्यामिति है, मेंसुरेशन है, और डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक भी आपके पास है। तो ये टॉपिक्स है जो आपको सिलेबस यहाँ पे दिख रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि नया पैटर्न है, बहुत सारे नए टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं। जैसे कि आप देखें स्टैटिस्टिक्स की, प्रोबेबिलिटी की, ये टॉपिक पहले मैथ्स में मैथ सेक्शन में मेंस में ही आते थे, बट अब ये प्री में भी पूछे जा रहे हैं। तीनों टॉपिक नीचे के अगर देखोगे तो ये तीनों प्री में आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वेटेज नहीं लिखी है। बट आप ये ध्यान रखिए कि ये टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है, ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे करने हैं, स्ट्रॉन्ग करने हैं। वो स्टार्ट करना है परसेंटेज से, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब करते जाना। एंड देन इसके साथ साथ बीच में आप नंबर सिस्टम कर सकते हो। अर्थमेटिक कंप्लीट होने के बाद नंबर सिस्टम करना है, देन एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स करना। तो इस क्रम में आपको मैथ्स कंप्लीट करना है। आई होप कि मैथ्स को लेकर सारे डाउट कंप्लीट हो गए होंगे कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कब कब सेक्शनल टेस्ट लगाना है, चैप्टर वाइज टेस्ट कब लगाना है, सब दिक्कत दूर हो गई होगी। आई होप ये सिलेबस है। और ये सारी पीडीएफ है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, है ना, कुछ टाइम बाद शेयर होगी बट शेयर कर दूंगा मैं। तो आप इसको सिलेबस वगैरह को नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ताकि अगर कोई दिक्कत भी हो, शेयर ना हो पाए, थोड़ा टाइम लग जाए, तो भी आप उसको कवर करते रहें, पढ़ते रहें। अब देखिए बात करता हूँ इंग्लिश स्ट्रेटेजी की। इंग्लिश में भी टारगेट 50 आउट ऑफ 50 रखना है, एटलीस्ट प्री में 50 आउट ऑफ 50 हम लाएं। क्योंकि जब प्री में 50 आउट ऑफ 50 लाएंगे तो मेंस के 135 मार्क्स में 120 प्लस 125 प्लस ला पाएंगे। तो प्री का एग्जाम ईजी आता है मेंस से, तो इसलिए हमें टारगेट रखना है कि हम 50 में 50 लाएं। इस सब्जेक्ट को मॉक टेस्ट में या एग्जाम देते रहें, कितने मिनट में कंप्लीट करना है, तो टारगेट रखना है 8 से 10 मिनट में।
8 मिनट में आप ट्राई करो, हो जाए। मैक्स टू मैक्स 10 मिनट इन्वेस्ट करो। जब मॉक टेस्ट दो, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो, जब आप एग्जाम दो, तब का टारगेट है ये। अब बात करते हैं बुक्स की। देखिए इंग्लिश में बुक्स की बात करूं, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ग्रामर के लिए आपको चाहिए। ब्लैक बुक आप वोकैब के लिए ले सकते हैं, कोई भी दूसरी वोकैब की बुक भी ले सकते हैं, किसी भी टीचर की वोकैब की बुक ले सकते हैं, पीवाई की वोकैब की बुक ले सकते हैं। तो बुक आप वोकैब के लिए लीजिएगा, एक ग्रामर के लिए लीजिएगा, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ले लो, या कोई भी आपकी दूसरी बुक हो सकती है किसी टीचर की, वो ले सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, जब टीचर से पढ़ रहे हो तो अपने नोट्स बना लो, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, ये बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट कर जाएगी किसी न किसी मैनर में, तो ये आप ले सकते हैं। पीवाई की बुक लेनी है आपको, किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो, पिनेकल की ले सकते हो, या कोई और बुक आपके पास अवेलेबल है तो वो भी चल जाएगी, बट पीवाई की बुक होनी चाहिए। देखो अब जिस हिसाब से अच्छी एरर आ रहा है, अच्छा ग्रामर आ रहा, पूछा जा रहा है पैटर्न में, नए पैटर्न में, तो मैं कहूँगा मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली जो बुक है वो भी आप ले सकते हो। अभी नहीं, बट जब आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाए, जब आपने वोकैब अच्छी कर ली है, जब पीवाई की बुक लगा ली है, तो उसके बाद मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक ले सकते हो। इस बुक में आपको बहुत सारा ग्रामर की प्रैक्टिस करने को क्वेश्चंस मिल जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स के, तो ये बुक भी बाद में आप ट्राई कर सकते हो, अभी रहने दीजिएगा। तो मैं आपको सारे रिसोर्सेज बता रहा हूँ जिससे 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट पूरा हो सके। कोई भी पढ़ने वाला इंसान अगर ये बुक कर लेता है ना, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो, ये हो नहीं सकता। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि 50 में से 50 की जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो बहुत सारे पहलुओं में अलग है। मैंने भी ये सब बुक्स पढ़ी है जो आपको बता रहा हूँ। अब देखिए मैं बात करता हूँ इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ना है। उसमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पर अमन वसी सर, तरुण ग्रोवर सर, रानी मैम, इनकी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो। उस पर्टिकुलर टॉपिक की बहुत सारी क्लासेस फ्री में अवेलेबल है, कोई पेड कोर्स लेने की इंग्लिश में एटलीस्ट मुझे नहीं लगता नीड है। और फिर उसके बाद ग्रामर जैसे कंप्लीट होती जाएगी, नोट्स बनाते जाओगे, एंड नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में 50-50 क्वेश्चन होते हैं हर टॉपिक की प्रैक्टिस करने के लिए, वो प्रैक्टिस करते जाओगे। इसके बाद आपको पीवाई की बुक, एक बार ग्रामर कंप्लीट कर दी उसके बाद पीवाई की बुक पे आना है, और पीवाई की बुक से एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर, इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स, इन 3 टॉपिक को लगा देना है, क्योंकि वो तीनों टॉपिक ग्रामर पर बेस्ड है। और एक बार अगर आपने ये ग्रामर कंप्लीट कर लिया, वो तीनों टॉपिक लगा दिए, इसका मतलब आपने एक बार इंग्लिश ग्रामर जो एसएससी एग्जाम में पूछी जाती है वो आपने कर दिए। अब इसी चीज को बार बार रिपीट करते चलना है, मतलब दोबारा नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ो, दोबारा वो इंप्रूवमेंट, एरर और फिल इन द ब्लैंक्स लगा दो। और सेम चीज अगर आप 5 से 7 बार कर लेते हैं एसएससी एग्जाम्स के किसी भी एग्जाम में, ग्रामर में आप पूरे में से पूरा स्कोर कर जाओगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो बुक पढ़नी, टीचर से पढ़ना है वो टॉपिक, टीचर्स के पढ़ा तो नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद आपको ग्रामर इसी तरह कंप्लीट करनी है। फिर आपको पीवाई की बुक में से तीनों टॉपिक जो मैंने बताए वो कंप्लीट करने हैं। इसके साथ साथ वोकैब भी आपको पढ़नी है। तो वोकैब पढ़ने का तरीका क्या होगा कि आज आप वोकैब की बुक खोल रहे हो, उसमें से 50 मान लो ईडीएम पढ़ रहे हो, या 50 सिनोनियम पढ़ रहे हो, या 50 वन वर्ड पढ़ रहे हो। आज आपने 50 पढ़ा या 25-25 पढ़े मान लो 2 टॉपिक से, कल आप इन 50 को दोबारा रिवाइज करोगे, फिर नेक्स्ट 40 to 50 पढ़ोगे। थर्ड डे जब आप जाओगे तो पहले इन दोनों के रिवाइज करोगे, फिर थर्ड डे पे आप 30 पढ़ लो, वो भी चलेगा, बट इन दोनों के रिवाइज करना। 50 और 40 मान लो पढ़े थे तो 90 रिवाइज करोगे, फिर 30 नेक्स्ट पढ़ लो, चलेगा। इस तरीके से 4th डे जाओगे तो सेकंड डे थर्ड डे के रिवाइज करोगे, फिर नए 30 पढ़ लो, चलेगा। इस तरीके से 5 दिन 6 दिन करना है। उसके बाद संडे के दिन पूरा जो वोकैब पढ़ा है वीक में वो आपको रिवाइज करना है। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है वोकैब याद करने की, वोकैब में मास्टरी करने की, कि आप पहले दिन पढ़ रहे हो 50, उसको रिवाइज कर रहे हो, फिर नया पढ़ रहे हो, फिर थर्ड डे जा रहे हो, सेकंड और फर्स्ट डे की रिवाइज कर रहे हो, फिर नया पढ़ रहे हो। अब थर्ड डे पे आपने 2 बार फर्स्ट डे वाली रिवाइज कर ली है, इसका मतलब वो काफी हद तक आप याद होगी। फिर 7 डे जब संडे के दिन दोबारा रिवाइज करोगे तो और अच्छी हो जाएगी वो। तो इसी तरीके से फिर 15 दिन के बाद 2 दिन निकालना है, जिसमें आप पूरा 15 दिन में जो वोकैब पढ़ा है वो याद करना है। तो इस तरीके से एक ही चीज, एक ही वोकैब जो हमने एक दिन पढ़ी है वो हमारी बार बार रिपीट हो रही है, और बार बार रिपीट करने से ही वोकैब याद होगी। कभी भी आप एक दिन लेके बैठ जाओगे कि मुझे आज सारी आनी चाहिए, याद नहीं होगी। तो ये स्ट्रेटेजी वोकैब की मास्टरी वाली स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी के लिए अगर आपको पसंद आई है ना, ये फॉलो करोगे तो मार्क्स आएंगे। तो इसके लिए आप एक चीज करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, टेलीग्राम चैनल पे भी, यहाँ भी। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे अच्छे वीडियोज आएंगे आपके लिए आगे आने वाले समय में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। अब आगे चलता हूं मैं सिलेबस पर। देखिए सिलेबस में आप देखेंगे वोकेबलरी में आपको पता है सिनो, एंटो, औज, इडियम्स एंड मिसस्पेल वर्ड आप कह सकते हो, ये वोकेबलरी में है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, पैराजंबल है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये वैसे ग्रामर का पार्ट है, तो यहाँ पे ले आता हूं मैं, ये ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। ग्रामर की बात करूं तो रूल्स, आप बहुत सारे रूल्स आते हैं, टेंस वगैरह आप कह सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वो बेसिक्स रूल्स, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वॉइस है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स भी है, कंजक्शन वाला टॉपिक भी है। तो ये ग्रामर में मैं नीचे लिख दूंगा, जो टॉपिक बच भी रहे हैं, कंजक्शन टॉपिक बच रहा है, आर्टिकल टॉपिक बच रहा है, वो भी आपके ग्रामर के पार्ट है, ये आपको पढ़ने हैं। ये टॉपिक ग्रामर में कंप्लीट करना है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कंप्लीट करना है, और ये वोकेबलरी में कंप्लीट करने हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद इस स्ट्रेटेजी से कंप्लीट करने हैं, और इन बुक्स के साथ, इन रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपका स्कोर 50 आउट ऑफ 50 का जो मैंने ऊपर लिखा है, ये वाला जो स्कोर है वो आपका अचीव हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। बस इन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करते जाना, इनके अलावा किसी दूसरी स्ट्रेटेजी, किसी दूसरी बुक्स, कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये चीज फॉलो कर लोगे 100% आप सफलता तक पहुंचोगे। आगे चलता हूं, देखिए रीजनिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। रीजनिंग में भी 50 आउट ऑफ 50
12 से 15 मिनट का टारगेट लेके चलना है। ये मॉक टेस्ट में हमें कंप्लीट करनी है 12 से 15 मिनट में। रीजनिंग में पीवाई की बुक आपको चाहिए होगी, कोई भी दूसरी बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस एक प्रैक्टिस पीवाई की बुक आपके पास होनी चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स की फ्री क्लासेस मिल जाएगी, कमल छाबड़ा सर की मिल जाएगी, पीयूष सर की मिल जाएगी, विक्रमजीत सर की मिल जाएगी। तो रीजनिंग आप फ्री में यूट्यूब पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसका सिलेबस क्या है वो मैं आगे दिखा दूंगा आपको। वो टॉपिक्स आपको इन टीचर से कंप्लीट कर लेने हैं और फिर पीवाई की बुक से प्रैक्टिस करनी है। किस हिसाब से पढ़ना है वो आ जाइए इस पे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टॉपिक उठाना है पीवाई की बुक से, देखिए उसके क्वेश्चन लगा के, समझ में नहीं आना तो इन टीचर्स की क्लासेस ले लेना, ठीक है। और भी बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, उनकी क्लासेस कर ली, वो टॉपिक समझ में आ गया, उसके बाद वापस पीवाई की बुक पे आके उससे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक सीखना है। देखो रीजनिंग में जितना शॉर्ट ट्रिक सीखोगे, जितना शॉर्टकट सीखोगे, उतना ही आप स्पीड बढ़ा पाओगे, और जितना स्पीड बढ़ा पाओगे उतना ही टाइम में कर पाओगे, और जितना कम टाइम में रीजनिंग अटेम्प्ट होगा उतना ही एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास मैथ्स के लिए बच जाएगा और स्कोर हमारा बहुत अच्छा आएगा। सो प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स हमें देखना है कि कहां से जल्दी चीजें हो सकती है। सेक्शनल मॉक्स लगाते रहना रीजनिंग में, जितने सेक्शनल टेस्ट लगाओगे उतना ही ग्रो करोगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं बात करूं, अगर मैं बोल रहा हूं आप जरूर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, यहाँ पे वो इंक्लूडेड नहीं है, लिखे हुए नहीं है, बाकी हाँ मैं आगे बता दूंगा। चलिए, सो ये स्ट्रेटेजी है कि पीवाई की बुक से टॉपिक पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस नहीं आ रहा है क्लास देखेंगे, उसके बाद वापस पीवाई की बुक पे आएंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस लगा देंगे सारे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, पीवाई की बुक में वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो क्लास लेंगे, वापस प्रैक्टिस करेंगे पीवाई की बुक से। सिंपल फंडा है रीजनिंग में, बहुत जल्दी आपका रीजनिंग का स्कोर ग्रो हो जाएगा और 2 से 3 महीने में ही आपका रीजनिंग का स्कोर आप 50 आउट ऑफ 50 अचीव कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग पोर्शन में। अब देखिए रीजनिंग जो है वो लर्निंग नहीं है, रीजनिंग प्रैक्टिस है। आप बात करो अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग की, सीरीज की, एनालॉजी की, मिसिंग नंबर की, ये टॉपिक आपसे ऐसे नहीं होंगे। आप सोचते हो यार ये तो ऐसे हो जाता है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो कोई भी टॉपिक हो, सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग रिकॉर्डिंग, ये टॉपिक की प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली मिक्स प्रैक्टिस करनी है। तो 5-7 टॉपिक उठाना, उनको सबसे पहले यूट्यूब पे क्लासेस कंप्लीट कर लेना, फिर प्रैक्टिस बुक्स में से मिक्स प्रैक्टिस करना उन 5-7 टॉपिक की, जो मैं आगे बताने वाला भी हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही रीजनिंग अच्छा होगा। तो अब मैं सिलेबस पे जाता हूँ रीजनिंग के। ये आपको सिलेबस दिख रहा होगा, ये सिलेबस है रीजनिंग का जो आपको दिख रहा है। रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए एनालॉजी है, सीरीज है, कोडिंग रिकॉर्डिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, सिलोग है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला टॉपिक है, वेन डायग्राम है, और ये आपको जो टॉपिक दिख रहे हैं पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, इम्बेड फिगर, बहुत इजी टॉपिक्स मैं कह सकता हूँ। तुरंत अगर आप 2 दिन भी इन टॉपिक्स को पढ़ लो, इनको आप अच्छे से कर दोगे, एग्जाम में अच्छे से कर दोगे, जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। जो मेन चीज है वो यहाँ पे है, प्रैक्टिस की जो चीज है, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत चाहिए होगी। तो जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा था वो एक टॉपिक एनालॉजी है, एक सीरीज का टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग है, आपकी बात करें अगर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला टॉपिक है, एंड सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखा है ना, तो सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। ये टॉपिक की आपके पास बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस सीरीज में आप मिसिंग नंबर भी इंक्लूड कर लीजिएगा। तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सेटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कंप्लीट करने हैं और बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितना इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। स्कोर 50 में से 40 से प्लस सब ले आते हैं, 50 में से 50 रीजनिंग में लाओगे तभी माना जाओगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और वो तभी कर पाओगे जब ये 5-7 टॉपिक जो मैंने बताए इनकी बहुत सारी आप प्रैक्टिस करोगे। तो रीजनिंग में कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत जल्दी आपका स्कोर कवर हो जाएगा, बस इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते चलना। जीके की बात करूं, करंट अफेयर्स की बात करूं, तो जीके में 30 का टारगेट रखिए 50 में से, क्योंकि अच्छा टारगेट है 30 मार्क्स, क्योंकि जिस हिसाब का जीके आता है 30 मार्क्स इज ए गुड स्कोर। 5 से 7 मिनट में आपको इस पेपर को करना है, पेपर में इस सब्जेक्ट को करना है कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट और सिलेबस है यहाँ पे। तो सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना उसकी बात करूं, देखिए ज्यादातर लोगों को क्लासेस की जरूरत होती नहीं है। मान लो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं तो मुझे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूं तो इकोनॉमिक्स की मुझे करने की जरूरत नहीं है। मान लो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं तो मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका अगर वीक है तो उसकी आप पेड बेस ले लो, उसका आप यूट्यूब पे क्लासेस देख लो, वो चलता है। बट उसके अलावा आपको क्लासेस देखने की नीड नहीं है। जो टॉपिक आपके या जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, जिन सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया, 12th की है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सारे सब्जेक्ट्स आप क्लासेस के चक्कर में रहोगे, जीके पोर्शन कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो उन सब्जेक्ट की जो आपके वीक हैं, जो आपको जितना पढ़ा हुआ नहीं है ज्यादा, उनकी आप क्लासेस देख सकते हैं। और लुसेंट बुक या कोई भी थ्योरी बुक ले लीजिएगा, किरण पब्लिकेशन की एक थ्योरी बुक आती है वो भी ले सकते हैं, या कोई भी एक थ्योरी बुक आपको चाहिए होगी तो जीके के लिए एक थ्योरी बुक ले लेना, कोई भी आपके पास अवेलेबल हो तो वो चलेगी, और एक पीवाई की बुक चलेगी। थ्योरी पढ़ना, अगर लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है, ये सब्जेक्ट वीक है, तो आप यूट्यूब पे उसकी क्लास ले लो, अपने नोट्स बनाओ, एंड देन उसके बाद क्या करो, पीवाई की बुक से पीवाई क्यूज लगाओ। जो पीवाई की बुक आप लेंगे उससे आपको पीवाई क्यू लगाने हैं, और जितना वो लगाओगे उतना ही समझ पाओगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और जब आपके एक चैप्टर कंप्लीट होते जाए तो चैप्टर वाइज जो है अटेम्प्ट करते रहना उन चैप्टर के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।
तो जहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ोगे दिक्कत आएगी तो उसके आप यूट्यूब पे क्लास देख लोगे और उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगा लोगे, आगे बढ़ते रहना है, उसके बाद कोई दिक्कत आएगी नहीं। कंप्लीट हो जाए आपका सिलेबस तो उसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यू बुक जो आपने ली है उसको 4 से 5 बार निपटा देना है। जितने भी नए एग्जाम्स हैं उनके सारे जितने भी क्वेश्चंस आते रहते हैं उनको अपडेट करते रहते हैं, वो आप अपडेट करते रहना अपने आप को और बार बार उनको भी लगाते रहना। तो पीवाईक्यू जीके में सिंपल सा फंडा है, थ्योरी बुक लाओ, थ्योरी बुक में से पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा यूट्यूब से क्लास लो, उसके बाद अपने नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो, उसके बाद पीवाईक्यू बुक पे जाओ और पीवाईक्यू बुक को 4 से 5 बार खत्म कर दो। ये बस खत्म काम, इतना ही आपको करना है और उसी चीज को बार बार रिपीट करते चलना है। जीके आपका खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू लगा देना, पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी के सारे पीवाईक्यू लगा दो। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट से पीवाईक्यू कंप्लीट होने चाहिए। कोई भी दिक्कत आती है तो हमारी टारगेट से चलती रहती है टेलीग्राम चैनल पे, मैंने फिर से कहा है ना। जाके अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो, अपनी मेहनत बचाना चाहते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहते हो तो हमारी टारगेट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी भी हमारी प्राइवेट ग्रुप टारगेट सीरीज का चल रहा है, टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। स्ट्रेटेजी ये है कि 2 से 3 घंटा आपको डेली इस सब्जेक्ट को देना है। उसमें 1.5 घंटा आप सब्जेक्ट वाइज जीके पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, उनकी थ्योरी पढ़िए, है ना, इकोनॉमिक्स पढ़िए, एक एक सब्जेक्ट करके। उसके बाद 1.5 घंटा सब्जेक्ट वाइज थ्योरी, आधा घंटा करंट जीके को देना है, आधा घंटा स्टैटिक जीके को देना है और आधा घंटा एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना टाइम डिवाइड करिए कि आप 2 से 3 घंटा इस सब्जेक्ट को दे पाएं। तो ये है जीके के लिए कि डरना नहीं है, ट्रस्ट करो प्रोसीजर पर कि डेली करते रहोगे, होता रहेगा इंप्रूवमेंट। एक दिन में जीके का स्कोर नहीं अच्छा होगा बट डेली थोड़ा थोड़ा करोगे तो जीके अच्छा हो जाएगा, तो डरिएगा मत। अब आगे चलता हूं, तो आगे हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है जीके का, करंट अफेयर्स का। तो सिलेबस का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो है क्योंकि मैं डिटेल में हर एक चीज खोलना चाह रहा हूं ताकि आप जब तैयारी करो तो किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत ना आए और आप बस फ्लुएंटली तैयारी पे टाइम दो। ये टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं जीके के लिए। करंट अफेयर्स के लिए टॉपिक भी आपको दिख रहे होंगे, करंट अफेयर्स का टॉपिक ये है जो आपको कवर करना है। तो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई या और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, बट करंट अफेयर्स अभी के लिए मैं बताऊं एग्जाम ओरिएंटेड, तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा टॉपिक है। बाकी और भी टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट ही पढ़ना है, ये जीके के आपके पास टॉपिक्स दिख रहे हैं। आगे चलते हैं कि कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। कुछ ही चीजें रही है, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, एनालिसिस कैसे करना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए और रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा यहाँ पे स्ट्रेटेजी खत्म होगा ऑल अदर डाउट्स के साथ। तो बस थोड़ा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा ताकि जो भी डाउट हो सारे कवर हो जाए। अब देखिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मॉक टेस्ट से अटेम्प्ट करने के तरीके की बात करते हैं हम। उससे पहले ये देखिएगा कि मॉक टेस्ट ही ओनली चीज है जिससे आप क्या कर सकते हो, 0 से हीरो तक का सफर तय कर सकते हो। जब मॉक टेस्ट दोगे पता चलेगा कहाँ स्टैंड करते हो, पता चलेगा कौन से टॉपिक्स वीक है, पता चलेगा कि क्यों मुझे मॉक टेस्ट देना है, पता चलेगा कि कहाँ पे अभी आप लाई करते हो, आपका स्कोर कितना है, आपके सब्जेक्ट में कितना आगे हो कितना कम हो, तो वो सब आपको बताएगा मॉक टेस्ट। तो 0 से हीरो तक बनाने का सफर एक्चुअली में मॉक टेस्ट ही देता है। वो बताता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितना इंप्रूव करना है, कहाँ कहाँ इंप्रूव करना है। सो अब नीड क्या है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की, वो मैंने आपको बता दी। वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, पता चलेगा कि प्रिपरेशन कहाँ लाई कर रही है, टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम में मॉक टेस्ट के थ्रू एग्जाम तक जब हम बात करें तो एग्जाम में कैसे सेटल करना है, कैसे एडजस्ट करना है, कितना टाइम के सब्जेक्ट को देना है, सब वहां से सीखोगे। स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चंस को करने की, वो भी मॉक टेस्ट के थ्रू ही बढ़ती है। जब आप फास्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, पता है स्किप कौन सा करना है, ये सब चीजें आपको मॉक टेस्ट सिखाता है। राइट टाइम क्या है मॉक टेस्ट स्टार्ट करने का, तो वो ये है कि जब 50% तक आपका सिलेबस हुआ है, इससे कम हुआ है तो आप एक ही मॉक दें वीक में। जब 50 से 75% सिलेबस हो चुका है तो 2 मॉक दे सकते हैं। 90% सिलेबस हो चुका है तो वीक में 3 मॉक दें। और अगर आपको लगता है कि सारा हमारा सिलेबस हो चुका है, अब केवल हमें रिवीजन करना है, केवल प्रैक्टिस करनी है, तो वीक में हर दिन हर मॉक दो, मतलब हर डे एक मॉक आपको देना है। तो ये आपको मॉक इस तरह से आप दे सकते हो। ये राइट टाइम है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का। क्यों अटेम्प्ट करना है, कैसे कितना अटेम्प्ट करना है वो आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कहाँ से अटेम्प्ट करना है। देखो मोस्ट एलिजिबल प्लेटफॉर्म क्या है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के, टेक्स्ट बुक है, टेस्ट रैंकिंग है, ओलीवोर्ड भी है, बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। सो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, कोई से भी प्लेटफॉर्म से दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। पीवाईक्यू मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा सबसे पहले स्टार्टिंग में। जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, मतलब जब आप इस फेज में हो ना 50% वाले सिलेबस में या 75% वाले सिलेबस में, केवल पीवाईक्यू मॉक अटेम्प्ट करो। जब इन 2 में आ जाओ आप, तो आपको नए मॉक अटेम्प्ट करना है। तब आपको जो न्यू मॉक टेस्ट हैं, जो एडुकेटिव पैटर्न के मॉक टेस्ट हैं, जो एडवांस मॉक टेस्ट हैं, वो अटेम्प्ट करने हैं इन दोनों के बीच में। यहाँ पे आपको केवल पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे बात करता हूँ कि मॉक टेस्ट एनालिसिस की क्या जरूरत है। देखो जब आप मॉक टेस्ट देते हो आपको पता चलता है कि मेरा परसेंटाइल इतना आया है, मेरी एक्यूरेसी इतनी है। परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल बताता है कि 100 में से आपका कितना आगे हो। मतलब 100 में से अगर आप 80 परसेंटाइल है, इसका मतलब 20 लोगों से आप पीछे हो। अगर 82 परसेंटाइल है, मतलब 100 में से 18 लोगों से पीछे हो। तो परसेंटाइल आपको बताती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। एक्यूरेसी बताती है कि आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें से कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत आप कर रहे हो, मतलब आप कितना सही तरीके से क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो, वो एक्यूरेसी बताती है।
एंड स्कोर आपको बताता है कि उस मॉक टेस्ट के उस पेपर के हिसाब से आपका स्कोर इतना आया है। रैंक बताती है कि इतने लोगों में से आपकी इतनी रैंक, मतलब आप यहाँ स्टैंड करते हो, मतलब परसेंटाइल ही एक तरीके से आप देख सकते हो, वही चीज है। सो अब देखो, जब मॉक टेस्ट देंगे हमें पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। वीक टॉपिक्स है तो उनको दोबारा रिवाइज करेंगे, उनकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रेंथ का पता है तो उनको हम कम थोड़ा टाइम देंगे, इनको ज्यादा टाइम देंगे, समझ रहे हो। बात करेंगे कि हमें पता चल गया हमारी गलतियां, सिली मिस्टेक हो रही है, हमें पता चल गया कि परसेंटेज के फ्रैक्शन हमें याद नहीं है, हमें पता चल गया कि कैलकुलेशन स्पीड में दिक्कत है, हमें पता चल गया कि नाउन मुझे याद नहीं है। तो वो सब चीजें याद करके जब नए मॉक टेस्ट को देंगे तो कोशिश करेंगे कि उस मॉक टेस्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड गलतियां ना हो, और जब सेकंड टेस्ट देंगे उसमें नई गलतियां होंगी, थर्ड टेस्ट में ट्राई करेंगे जो सेकंड टेस्ट में गलतियां हुई है वो थर्ड टेस्ट में ना हो। तो गलतियों को इंप्रूव करते हुए हम मॉक टेस्ट में चलेंगे, और यही हमारे एग्जाम स्ट्रेटेजी बनेगा। पता चल जाएगा कि हम कितने सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को कितने टाइम में हमें एग्जाम में करना है, कितनी स्पीड से करना है, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम डिवाइड करके रखना है, मैथ्स के लिए कितना टाइम रखना है। ये सब मॉक टेस्ट देने से ही हमें पता चलेगा। तो मतलब एग्जाम अच्छा करना है तो वो हमें मॉक टेस्ट के थ्रू ही सीख सकते हैं। मॉक टेस्ट जितना देंगे उतना ही हमारा एग्जाम अच्छा करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाएंगे कि यार मैं मॉक टेस्ट में इतना स्कोर कर रहा हूँ, मतलब एग्जाम में भी कर पाऊंगा। तो ये सब कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी सब जो है कहाँ से बढ़ने वाली है, जितना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उससे, और जितना उसको एनालाइज करेंगे, जितना वीक पॉइंट्स हमें छांटेंगे कि यार यहाँ भी वीक है, यहाँ भी वीक है, ये भी गलती हो रही है, इनको इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, वही हमारा मॉक टेस्ट एनालिसिस बेस्ट होगा और वही हमारे स्कोर को बढ़ाएगा, वही सिलेक्शन तक लेके जाएगा। तो प्रिपरेशन हमें एग्जाम ओरिएंटेड अगर करनी है तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करना है। जितना एनालिसिस करेंगे, जितनी गलतियों को निकालेंगे, उतना ही हम सिलेक्शन के पास जाएंगे। आगे देखिए रिवीजन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है यहाँ का। पूरी सिलेबस हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बट रिवीजन अगर नहीं कर रहे हैं ना तो सब कुछ खत्म है। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिवीजन जो है वो एक क्या है, ब्रिज है किसके बीच में, स्टडी के बीच में और रिमेंबर के बीच में। आप पढ़ रहे हो बट वो पढ़ाई किया हुआ आपको कितना याद है वो बताएगा कौन, रिवीजन। रिवीजन करोगे, तीन चीजें होती है, देखो मैं सबसे नीचे तीन चीजें लिख के लाया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रीड करना, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ूं। मान लो आज मैंने पढ़ा नाउन टॉपिक, ठीक है, कल मैं दोबारा दिमाग में करूँ यार नाउन का रिवाइज करता हूँ, नाउन में ये रूल था कि अच्छा ठीक है हाइफन के बाद सिंगुलर नाउन आती है, ठीक है, अच्छा ये रूल है, मैंने उसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। अब उसको रिकॉल कर रहा हूँ, मतलब खुद से बोल रहा हूँ। मैंने पहले दिन पढ़ा, टीचर से क्लास ली, नोट्स को देखा, सेकंड डे में रिवाइज कर रहा हूँ और फिर अपने आप को बता रहा हूँ कि देख ये रूल भी होता है, ये रूल भी होता है, ये रूल भी होता है। तो अपने आप से बात करना, अपने आप को बताना, अपने आप से रिपीट करना बिना बुक में देखे। तो रीड करना, उसको बार बार रिवाइज करना और फिर अपने आप से बोलना कि मैंने क्या पढ़ा है। ये तीनों चीजें ही आपके रिवीजन को बेस्ट बनाती है। अगर ये तीनों चीजें करने लग गए, आपके रिवीजन में कोई कमी नहीं रहेगी, आपके कोई भी चीज आप भूलोगे नहीं, और जितनी बार हम भूलेंगे उतनी बार और रिवाइज करेंगे। यही हमारा फंडा होना चाहिए। जीके में भूलेंगे, वोकेब को भूलेंगे, बट जितनी बार भूलेंगे उतनी बार और रिवाइज करेंगे तो हमारा अंत में तो याद होगा ही ना, कितनी देर याद नहीं होगा, होना ही पड़ेगा। तो रिवीजन करते रहना है, हमेशा ध्यान रखना। वीक में एक दिन संडे का दिन रिवीजन हो, 15 दिन के बाद आप 2 दिन ऐसे रखो जिसमें रिवाइज करो। आप डेली रिवीजन हो, जैसे मैंने बताया सेकंड डे जा रहे हो तो फर्स्ट डे का रिवाइज करके फिर सेकंड डे पढ़ो, थर्ड डे जा रहे हो तो सेकंड डे का रिवाइज करके थर्ड डे पढ़ो, और वीक में एक रिवीजन डे आपका रहे। मंथली रिवीजन का आपको प्लान बनाना है, तो रिवीजन करते रहना है। उसके बाद बात करो अप्रोच और माइंडसेट की। देखिए लंबी जर्नी है, मतलब एक साल आप जर्नी में देते हो, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, आपको अपने डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा कि मुझे इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़नी है तो पढ़नी है, मुझे हर दिन इतना घंटा पढ़ना है तो पढ़ना ही है, मुझे मोटिवेटेड रहना है। लोग मुझे कुछ भी कहें, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। मुझे यहाँ पे अपना सब कुछ देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, डिसिप्लिन देना पड़ेगा, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होंगे। मेरे कंफर्टेबल जोन, मेरा सोशल मीडिया, मेरे गेम सब छूट जाएंगे, मेरे दोस्त छूट जाएंगे, बट मुझे हमेशा टाइम देना पड़ेगा, तभी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। प्रैक्टिकल एटीट्यूड रखना है कि पॉजिटिव हूँ, मैं कर लूंगा यार, क्योंकि मेहनत करके हर साल 10, 15, 20 हजार लोग सिलेक्शन ले रहे हैं तो मैं भी ले सकता हूँ। लोग कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप जरूर पढ़िएगा, जो मैंने लाइनें लिखी है बहुत अच्छी लाइनें हैं। सक्सेस डिमांड से प्राइस, प्राइस मांगती है, मतलब दोस्तियों को छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो आपके रिलेशन चल रहे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, गेस्ट आ रहे हैं आप उनको टाइम नहीं दे रहे, पढ़ाई को टाइम दे रहे हो वो भी करना पड़ेगा, आपको शादियों में बहुत सारे फंक्शंस में जाना भी मैनेज करना पड़ेगा कि 4 दिन की जगह 2 दिन ही जाऊं, ये सब करना पड़ेगा अगर आपको सफल होना है। सो एवरी टॉपर वंस वॉज अ बिगिनर, मतलब मैं भी एक दिन बिगिनर था, फिर मैंने 2 बार सीजीएल क्रैक की, सीएचएसएल क्रैक की, पहले टाइम में सिलेक्शन ले लिया, आज मैं ऑफिसर हूँ, है ना। आज मुझे गवर्नमेंट जॉब करते 3 साल हो गए। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी टॉपर होता है ना, वो हमेशा एक बिगिनर था, बस उसको समझ बूझ की जरूरत थी, उसको मोटिवेशन की जरूरत थी, उसको अपनी सेल्फ एनालिसिस की जरूरत थी। लास्ट में बात करता हूँ कि मेरे टिप्स क्या है मेरी जर्नी से, कि सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये एग्जाम करना है, इन बुक से करना है, इन टीचर से पढ़ना है, अब मुझे कोई कुछ कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बस क्लैरिटी सबसे पहले आपको होनी चाहिए कि इस एग्जाम की मुझे तैयारी करनी है। फिर बहुत सारे लोग कहेंगे स्टेट जॉब की कर ले, मुझे उसके पीछे नहीं हटना जो मैंने डिसाइड कर लिया। डिसिप्लिन में रहना, रैंडम मोटिवेशन काम नहीं करेगा। मतलब
कि आप आज गए, आपको भैया मिल गए जो एक्साइज इंस्पेक्टर बने हुए, आपको भैया मिल गए जो सब इंस्पेक्टर बने हुए हैं, तो आपने देखा यार मैं भी पढ़ूंगा, आज पढ़ लिया फिर कल नहीं पढ़े, है ना। तो ये मोटिवेशन नहीं रखना है, ये मोटिवेशन रखना है कि जो मम्मी पापा की आंखों में जो दिख रहा है ना कि यार वो वेट कर रहे हैं कि मेरा बेटा मुझे शायद अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा, जो अच्छी जगह शॉपिंग कराएगा, जो अच्छी जगह लेके जाएगा, साड़ी दिलाएगा मुझे, तो वो मोटिवेशन आपके लिए होना चाहिए। मम्मी पापा का मोटिवेशन होना चाहिए, भाई बहन का मोटिवेशन होना चाहिए, अपने समाज, सोसाइटी और अपना लिए कुछ करने का मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देख के मोटिवेट रहना है। पीवाईक्यूज जो है वो जितना करोगे उतना ही सीखोगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप कितना कर पाओगे, तो पीवाईक्यूज लगाते रहना। और ध्यान रखना कोई भी मिस्टेक जो आप एक नोटबुक में कर रहे हो उसको आप देखो, राइट एवरी मिस्टेक यू मेक इन वन नोटबुक। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उनमें जो गलतियां हो रही है, जो भी आप गलतियां कर रहे हो बार बार सिलेबस करते टाइम भी, वो भी एक नोटबुक में लिखते रहो, ताकि टाइम पे उनको देखते रहो कि क्या गलतियां आप कर रहे थे जिसकी वजह से पीछे थे, और उनको दोबारा रिपीट ना करो। तो बार बार अपनी गलतियों को भी नोटबुक में लिखकर रिवाइज करते रहना। हेल्थी माइंडसेट रखना, पॉजिटिव रहना कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो सिलेक्शन ले ही लूंगा और जल्दी ले लूंगा, इसी बार ले लूंगा, बस मुझे डेली पढ़ना है, 8-10 घंटे पढ़ना है और मोटिवेटेड रह के पढ़ना है, बस इतना ही जरूरी है। माइंडसेट अच्छा रहेगा, हेल्थी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए अब कुछ बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं आपके मन में कि क्या सीजीएल पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। तो भाई मैंने किया है, पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है, और जॉब के साथ बीच में मेरी जॉब लग गई थी सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, तो जॉब के साथ भी मैंने तैयारी की है। सो हाँ, पहले अटेम्प्ट में सीजीएल क्लियर हो सकता है। उसके लिए हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे सीजीएल क्रैक करना है। हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे किसी भी कीमत पे किसी भी हालत में क्रैक करना है, और अपने आप को उस डेली प्रोसेस में कि मुझे डेली कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करनी है, 6-8-10 घंटा पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये करते हो तो हाँ, पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। दूसरा है कि क्या सक्सेस इन द एग्जाम अचीवेबल थ्रू द गिवन स्टडी मटेरियल। देखिए आपके पास फिक्स रिसोर्सेज हो, उन्हीं को आप बार बार यूज करो, फिक्स बुक्स हो, उन्हीं को आप बार बार प्रैक्टिस करो, तभी आप सफल हो सकते हो। मैंने आपको बुक्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजी सब बताइए, अगर आप उसके थ्रू चलते हो तो जरूर आपका सिलेक्शन हो सकता है और जरूर आप सिलेक्शन ले लोगे। बस आपका इंटेंशन होना चाहिए, आप डिटरमाइंड होने चाहिए अपने गोल को लेकर। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि कोई फैमिली में गाइड करने वाला नहीं है। देखिए क्या गाइडेंस होती है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली टारगेट्स देता रहता हूँ, फ्री में भी चलते हैं, प्राइवेट ग्रुप सीरीज भी हमारी चलती है। सो मुझे ये बताइए कि कौन सी गाइडेंस चाहिए। मैं आपको वीडियोस के थ्रू हर एक चीज बताता हूँ, इन टीचर से पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, ये चीज ऐसे याद कर सकते हैं, ये चीज याद नहीं हो रही तो ये कर सकते हैं, इस चीज का सोल्यूशन ये है। और हमारे चैनल पर लगातार इससे रिलेटेड वीडियोज आते रहते हैं। सो आपको कोई भी फैमिली में गाइड करने वाला नहीं चाहिए भाई। मेरे को अपना भैया समझो, मेरे को अपना दोस्त समझो, और जो मैं कह रहा हूँ उसको मानोगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। ये मुझ पर इतना आप विश्वास कर सकते हैं, इतना ट्रस्ट कर सकते हैं। सो आप मेरी चीजें सुनिएगा और जो मैं कहूं अगर वो फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हाउ डू आई आइडेंटिफाई द राइट स्टडी मटेरियल। राइट स्टडी मटेरियल वही है जो मैंने अभी बताया है, अगर वो फॉलो करते हैं तो आप एकदम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एकदम सही तरीके से चल रहे हैं। विच स्टडी मटेरियल इज मोर इफेक्टिव, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखिए अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके पास टाइम है कि 2-3 साल मेरे पास टाइम है, जॉब लग जाऊं आराम से, तो आप ऑफलाइन में जाइए। अगर आपको लगता है मुझे जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है, मेरे पास जो है ज्यादा पैसे भी नहीं है खर्च करने के लिए, तो ऑनलाइन में जाइए, ऑनलाइन भी तैयारी आप कर सकते हैं। इफ हैव फर्दर क्वेश्चन तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं कि बिगेस्ट रिवॉर्ड जो होता है ना, गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है, क्यों लगना है, क्या ऐसा गवर्नमेंट जॉब में। जॉब सिक्योरिटी है, प्राइड है और इंडिपेंडेंस है। घर से आप बहुत सारी गर्ल्स वीडियो को सुन रही होगी, बहुत सारे लड़के भी ऐसे होंगे जो घर से बंधे हुए हैं, उनको लगता है कहीं घूम नहीं पा रहा, कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा। वो इंडिपेंडेंस आपको जॉब देती है, वो प्राइड देती है आपको और आपकी फैमिली को कि वो समाज में जाए, सोसाइटी में जाए, बाहर निकले तो उनको लगे कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ कर चुका है, मेरा बेटा सेटल हो चुका है, मेरे बेटे की टेंशन मुझे नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में लग चुका है। जॉब सिक्योरिटी देती है कि आज आपकी सैलरी फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना आए, कोरोना से बड़ी महामारी आए, कुछ भी आए, आपको सैलरी आएगी। आपको जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको पेंशन के रूप में एनपीएस का अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो मिलेगा। सो सिक्योरिटी है एक जॉब की कि आपका जो अमाउंट आ रहा है, आपकी जो सैलरी आ रही है वो आ रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। सो ये तीनों चीजें आपको मिलती है और ये तीनों चीजें इस लाइफ में जो भी हम लाइफ जीना चाहते हैं उसके 3 मेन पिलर है। सो बिगेस्ट रिवॉर्ड है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, या ये जॉब क्यों क्रैक करनी है उसकी वजह ये है जो 3 चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल ने आपको बहुत हेल्प किया है, ये स्ट्रेटेजी आई नो आपको बहुत इफेक्टिव रहने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप कि हाँ आप इसी स्ट्रेटेजी से जाएंगे, और 6 महीने बाद वापस आके कमेंट करना है कि इस स्ट्रेटेजी से मेरा इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं, रिसोर्सेज के साथ पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा और आपके इंप्रूवमेंट जो है वो 3, 4, 5 महीने में दिखने लग जाएंगे। सो ये है पूरा इस वीडियो की
के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। सो कमेंट सेक्शन में दिखना भी चाहिए और सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ऑल द बेस्ट। और ये स्माइली आपके लिए, ये हर्ट्स आपके लिए कि आप सब लोग जो है सफल हो, आप सब लोग जो है बहुत मेहनत करें और अपने मम्मी पापा के सपने जरूर पूरे करें। सो